हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों का बहुत डिमांड था कि सर इंग्लिश का पेपर बनाइए, इंग्लिश का ले आइए जो हमारे सेट में आएगा। तो ये मैं आज इंग्लिश का बनाने चल रहा हूँ। आपको फुल सॉल्यूशन इस पर मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी क्लास 10th में विद्यार्थी हैं उनको ये शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी भला हो। और लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। 817 BAF इंग्लिश का है 2025 में, जो प्री बोर्ड हो रहा है 26 में, वो वाला है। तो आइए इसका पहला देखते हैं। पहला है कि मल्टीपल चॉइस करना है। पंडित नेहरू लाल, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए ग्रेट patriot and a frustrated leader. He became the first Prime Minister of Free India on 15th August 1947. He saw that India could not succeed against her enemies in the past because Indians were always quarreling among themselves. These quarrels largely arose because of differences in religion and language. He therefore made India a cellular state. It means that India has no official religion. All religions enjoy equal status. Any man, whatever his religion, can rise to be the president or the prime minister of India. तो ये था। अब सबसे पहले एक बार इसे पढ़ने के बाद आप एक बार क्वेश्चन पर अच्छे से ध्यान दे दीजिए। क्वेश्चन आपको तीनों क्या क्या है देखते हैं। पहला का है कि ही मेड इंडिया ए, इतना याद रखिए, स्टेट। दूसरा का है पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इतना याद रखिए। हु वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अब यही आपको खोजना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। तो इसमें देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए ग्रेट पैट्रियोट। क्या थे? पैट्रियोट थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा, एक ग्रेट पैट्रियोट थे। ठीक, अगला है दूसरा आपका कहा था कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किस सन में थे। तो ये देखिए, ये लिखा ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया ऑफ 15th अगस्त 1947, अर्थात ये सेकंड वाला आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 15th अगस्त 1947। ये क्या था? मेड इंडिया ए। अब मेड इंडिया ए देखिए कहाँ है, देखिए यहाँ पर मेड इंडिया ए कहाँ है। मेड इंडिया देखिए अच्छे से खोजिए। देखिए मेड इंडिया ए तो क्या थे? सेलुलर थे, सेलुलर स्टेट। तो यहाँ पर क्या भरा है? सेलुलर स्टेट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर खोजा जाता है और बहुत ही सिंपल होता है। इससे आपको 3 नंबर मिल गए। ठीक, 3 नंबर मिला। अब आता है ग्रामर का क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो कि इसमें भरा जाएगा, है ना, फिल किया जाएगा। तो कहा है द ट्रेन बिफोर, तो जहाँ पर बिफोर और आफ्टर आता है, क्या आता है? बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर या तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है या तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये देखिए, ट्रेन बिफोर ही रीच्ड, और सेकंड फॉर्म ये कौन सा फॉर्म है आपका? V2 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? V2। तो जो यहाँ V2 है तो मतलब ये पास्ट परफेक्ट वाला है। और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड। क्या होती है? हैड। तो बताइए, यहाँ हैड है? नहीं है। यहाँ हैड है? नहीं है। यहाँ हैड है? तो जी सर, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुँचा तो ट्रेन क्या हुआ था? जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या हुआ था? ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी।
आपको समझ में आया होगा कि यह कैसे समझ में आया कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। वी मस्ट हेल्प, ये क्या है? मस्ट। मस्ट आपका है मॉडल, क्या है? ये मॉडल है। खैर हमें मॉडल देखना है, इसमें आर्टिकल हमें दिया ए एंड द और ऑल। तो वी मस्ट हेल्प पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब, और उसके सामने अगर द लगा दे, उससे पहले द लगा दे तो हो जाता है द पुअर, अर्थात गरीब लोग। तो हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। किसकी सहायता करनी चाहिए? गरीब लोगों की। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल जो द है वो सुटेबल होगा, अर्थात वी मस्ट हेल्प द पुअर। वी मस्ट हेल्प द पुअर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे 6 नंबर में, आई बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, मैंने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीदा, पोशाक खरीदा। व्हाट इज ब्यूटीफुल इन इट, इसमें का ब्यूटीफुल है क्या? ब्यूटीफुल की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, क्या बताना है? ब्यूटीफुल का क्या बताना है हमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। इन सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है? इन चारों ऑप्शन दिया है, नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव ना। तो आज के बाद ये नोट कर लीजिए कि जिस वर्ड के अंत में फुल शब्द जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? फुल। क्या जुड़ जाए? फुल, FUL। जिस शब्द के अंत में फुल जुड़ जाए वह हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। जैसे मीनिंगफुल, जैसे मीनिंगफुल ना, मीनिंगफुल, ब्यूटीफुल और केयरफुल्ली। तो जहाँ पर फुल शब्द जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? फुल शब्द, वहाँ पर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। तो ये ट्रिक याद रख लीजिए, फुल शब्द जुड़ेगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, आगे फिल इन द गैप। फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन, इसमें हमें सुटेबल प्रीपोजिशन लगाना है। ही जम्प्ड, वह कूदा। कहाँ कूदा? द वेल टू सेव चाइल्ड, द वेल टू सेव हिज चाइल्ड, अपने बच्चे को कुदाने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा। तो जब कोई किसी के अंदर जाता हो, अंदर प्रवेश करता हो, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इनटू। तो ही जंप इनटू द वेल टू सेव हिज चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, इसमें ये 4 स्पेलिंग दी गई है, जिसमें से एक गलत है, वही हमें बताना है। मिस स्पेल्ड का मतलब गलत स्पेलिंग का चयन करना है, गलत स्पेलिंग का बताना है। तो ग्रामर का स्पेलिंग हम लोगों ने सभी पढ़ा है कि GRAMMAR होता है, लेकिन यहाँ दिया है ER। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट है। जो ग्रामर है वो पूरी तरह से गलत है। पूरी तरह से क्या? ये एक स्पेलिंग गलत है। ठीक, और बिहेवियर का सही है, इंपॉर्टेंट का सही है, ऑनर का सही है, ये तीनों सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 10 की तरफ। 2 क्वेश्चन, अब इसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर, क्या? ये देखना है। फिर मिस्टर मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन। ठीक, यहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस देखना है, यहाँ पर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर देखना है। तो आइए देखते हैं कहाँ है ब्रदर एंड सिस्टर्स वर। देखिए, ये देखिए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर्स आल्सो नॉट फ्री। क्या था? आल्सो नॉट फ्री, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा ना। मैं यहाँ पर केवल विकल्प बताकर जाने वाला नहीं हूँ, अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि आप खुद इसी तरह का अगर पेपर आ गया तब तो यही कर देंगे, नहीं आया तो आप कैसे उसमें से खोज के निकालेंगे आंसर, वो भी बता रहा हूँ। तो ये सब ट्रिक जानते रहिए। आगे ये अफ्रीकन नेशनल देखना है कांग्रेस, तो देखते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कहाँ है। देखिए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक, यहाँ पर है। फिर एंड के बाद डैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई टाउन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो देखिए कहाँ पर है इसमें चारों में से। ही वॉज फाउंड फ्री गलत है, ये भी गलत, चलिए अनसक्सेसफुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ही फाउंड डैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक हिम वॉज कर्टेल्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है
वह करेक्ट हो जाएगा इसमें 10वें वाले में। 10वें वाले में 10 मिनट हो गए। अब आइए चलते हैं 11वें वाले पर। अब 11 से 20 देखते हैं कितने मिनट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपको कहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा का लेखक कौन है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो बच्चों ने, जिस बच्चे ने इसे किया था उसका एकदम सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ही किया है। तो क्या था, लूसिया रोड्रिग्स, ठीक, रोड्रिग्स, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला है व्हाट वाज वैलीज एज। वैली की उम्र क्या थी, तो 8 साल थी। क्या थी, 8 साल थी। वैली की उम्र कितनी थी, 8 साल थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर्स हिज फर्स्ट सरमन ना, हिज फर्स्ट सरमन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बनारस, ठीक। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर्स हिज फर्स्ट सरमन, कि जो बुद्धा जी थे, उन्होंने अपना पहला जो स्पीच दिया था, भाषण दिया था, जो सबको ज्ञान दिया था, वो कहाँ दिया था, तो बनारस में। कहाँ दिया था, बनारस में। ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं हम 14 से 15 तक। 14 से 15 है, ये पोएम का दिया है आपका। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग कहाँ है, पेट्रोलिंग यहाँ है, तो उसके आगे क्या है, कार्स है, तो ऑप्शन क्या होगा, कार्स होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे एट विच द टाइगर स्टार्स। देखिए स्टार्स कहाँ है, स्टार्स, देखिए स्टार्स यहाँ है, देखिए टाइगर, टाइगर कहाँ है, टाइगर नहीं है, टाइगर छोड़िए, नहीं है टाइगर, तो इसे देखिए एट बिलियन स्टार्स, ठीक, एट बिलियन स्टार्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ओके, अब आइए 16 चलते हैं। 16 क्या है, फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिगी वॉज नॉट गिवन एनी इटेबल। कितने दिनों तक ट्रिगी को खाना नहीं दिया गया था, तो 2 दिनों तक। कितने दिनों तक, 2 दिनों तक। अगला है हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। थीव स्टोरी के नरेटर कौन है, अर्थात इसे लिखने वाले कौन है, तो रस्किन बॉन्ड। कौन है, रस्किन बॉन्ड। कौन है, रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर, जेफरिन वाज ऑफन ए साइंटिस्ट। क्या थे, जेफरिन एक क्या थे, साइंटिस्ट थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला है व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड ना, तो क्या था, ऑल ऑफ दीज, अर्थात रॉक्स भी था, बटरफ्लाइज भी था, कॉइन्स भी था, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे लास्ट है भोली वाज डॉटर ऑफ। ये तो 3 ही मिनट में कवर हो गया जी, अच्छी बात है। भोली वाज द डॉटर ऑफ। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते तो यही अच्छा नहीं लगता, इसलिए शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर, ठीक, जिससे कि चैनल ग्रोथ करे और आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे चीज़ मैं ले आऊँ। तो कौन था, भोली वाज द डॉटर ऑफ, किसके थे, तो नंबेरदार रामलाल, नंबेरदार रामलाल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो यह जो भोली थी वो किसकी डॉटर थी, नंबेरदार रामलाल। तो 20 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ 14 मिनट में। आइए चलते हैं अगले पर। अगला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन, तो आप उसी तरह से आप कर लीजिएगा इसे, ठीक। कहा है कि सरदार पटेल वाज ए स्ट्रिक्ट मैन। सरदार पटेल जो थे वो क्या थे, स्ट्रिक्ट मैन थे। पीपल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। लोग उन्हें आयरन मैन बुलाते थे, क्या बात है। ही वॉज नो डाउट इन एन आयरन मैन इन द सेंस दैट ही वॉज द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर बट एज ए मैन टू those who had the good fortune of coming into close contact with him, he was kind and gentle. At times, he even became emotional where his personal friends and followers were concerned. However, it goes without saying that the Sardar had a great skill for
organizing affairs. He knew the art of the selecting proper men for proper spots. Once he judged the man and found his correct. He trusted him fully and got him to do anything he wanted. ठीक, अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन पहला इसका कि व्हाट टाइप ऑफ द वाज सरदार पटेल, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज सरदार पटेल। सरदार पटेल किस तरह के व्यक्ति थे, सरदार पटेल किस तरह के व्यक्ति थे, यही आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है। तो आपका आंसर क्या होगा कि वे बहुत स्ट्रिक्ट मैन थे। क्या थे? स्ट्रिक्ट। तो लिख देंगे सरदार पटेल वाज ना, सरदार पटेल वाज ए स्ट्रिक्ट मैन। ठीक, सरदार पटेल वाज ए स्ट्रिक्ट मैन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ही आपका यही है, यहाँ से यहाँ तक ये है पहला क्वेश्चन। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? हु कॉल्स हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। हु कॉल्स हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। जो हु मतलब कौन, कॉल्स मतलब पुकारते थे, हिम मतलब उनको, द आयरन मैन ऑफ इंडिया उन्हें कौन लोग, हाँ, हु कॉल्स कौन पुकारता था, हिम उन्हें, द आयरन मैन ऑफ इंडिया उन्हें इंडिया का आयरन मैन कौन पुकारते थे। तो आप लिखेंगे पीपल। क्या लिखेंगे? पीपल। तो यहाँ लिखेंगे पीपल और एस हट जाएगा क्योंकि पीपल जो होता है वो बहुवचन होता है ना, प्लूरल होता है। तो पीपल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। यहाँ क्या लिखेंगे? पीपल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये पहला था, ये दूसरा क्वेश्चन का था। ठीक, तो इसी प्रकार से सभी को आंसर देना होता है। तो अब आप बाकी दो कर लीजिएगा ना। पहला कहा, फिर तीसरा कहा था कि व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज द सरदार इन हिज प्राइवेट लाइफ, और विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कॉम्पिटेंट। ठीक, इन दोनों का आंसर आप लिख लीजिएगा। इसका अच्छा कहा कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मीन्स हमें बताना है क्या होगा। आपको इसमें क्या बताना है? कॉम्पिटेंट का सिनोनिम्स बताना है। इस पैराग्राफ में से आपको क्या बताना है? कॉम्पिटेंट का सिनोनिम्स बताना है कि वो इन सभी में से किससे रिलेट करता है ना, कॉम्पिटेंट का सिनोनिम्स। ठीक, अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? राइट एप्लीकेशन टू योर, ये प्रिंसिपल ये सब है ना। तो ये एप्लीकेशन, आइए देखते हैं हम इस एप्लीकेशन को। तो इसी तरह से आपको लिखना है ये लेटर। ठीक, टू द गेम्स टीचर्स BAV इंटर कॉलेज, हाँ, मेरठ। फिर सर, with due respect I beg to say that many students of the college wish to play cricket in the college grounds, but there are no arrangements for regular evening games. इतना लिखना है, फुल स्टॉप। आगे, I therefore request you to make arrangements for regular evening games. Also, please issue two cricket balls and 2 bats in my name. थैंकिंग यू, नेम आपको नहीं लिखना है, थैंकिंग यू। उसके बाद योर ओबेडियंटली, जो आपका नाम होगा, नाम नहीं लिखना है, XYZ लिख देना है। क्लास 10th जो आपका सेक्शन होगा, उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देना है, उसके बाद कहानी ख़त्म ना। तो इतना लिखना है। ये छोटा एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो इसमें से दो में से एक करना था, तो एक मैंने बता दिया, यही आप कर लेना है पेपर में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं अगला है रिपब्लिक डे पर हमें लिखना है। किस पर लिखना है? रिपब्लिक डे पर। तो आइए देखते हैं रिपब्लिक डे पर, और आपको एक क्या लिखना है। तो रिपब्लिक डे पर पहले देख लेते हैं। रिपब्लिक डे पर ये आपका है, देखिए रिपब्लिक डे क्या है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन XYZ स्कूल, जो भी स्कूल का नाम होगा वो था। अब लिखना है आपको
Like every year, this year also our school celebrated Republic Day on 26th January, जो होगा सन ईयर होगा, with great joy and pomp. The entire school was decorated with balloons in the hues of white, green, and orange, along with flags. The program started with prayer at 8 a.m. with the welcome of our honorable chief guest, respected trustee of our school, सर मनोज शर्मा, जो भी आपको मन हो। ठीक, आगे द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड ऑल द सीनियर टीचर्स वर सिटिंग ऑन द चेयर्स ऑन द स्टेज एंड ऑल द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन द प्रॉपर lining of the ground. After that, a parade was organized which was led by NCC candidates. After the parade was over, the principal and our chief guest unfurled the flag together at around 8:45 a.m. As soon as the flag was hoisted, everyone sang the national anthem, which was followed by a brief speech by our principal and chief guest. Then the different types of programs paraded by the students were presented. A class 11th students also gave an in-depth speech on how we got freedom. Small skits, dances, and songs were performed by students of different classes. The celebration ended with with the pleased to do something great for our country and make it proud. ठीक, तो आपको इतना लिखना है। अगर आपको इतना ना लिखना हो तो थोड़ा छोटा कर लीजिए, उसमें काट दीजिए। जो जो आप करते हैं वही वही बताना है कि यहाँ इस दिन गाना होता है, इस दिन हमारे चीफ गेस्ट मुखिया ये सब आते हैं, तमाम हमारे पेरेंट्स चलते हैं, मिलते हैं अध्यापकों से, यही सब लिखना है बनाकर। ठीक, ये होता है रिपब्लिक डे। और अगला आपका क्या था? अगला था विजिट जू। क्या था? विजिट जू। तो आइए देखते हैं विजिट जू पर। ये देखिए आया आपके पेपर में 80 से 100 वर्ड्स। क्या? राइट एन एप्लीकेशन टू ए विजिट टू ए जू, कि आप एक चिड़ियाघर घूमने गए हैं, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। इन चारों पर लिखना है। ठीक, तो बस इतना ही बड़ा है, उसके बाद ख़त्म है। तो लिखना क्या है? ए विजिट टू ए जू गिव्स, ठीक, ए विजिट टू ए जू गिव्स us true knowledge about birds and animals. We can see the wildlife in their natural state in the zoo. The zoo in Lucknow is situated in an open space near Hazratganj. ठीक, it is visited by thousands of people every day. It has a large number of different kinds and of animals, birds, reptiles and snakes. They are kept in cages and are most carefully looked after. We bought 2 tickets and entered the zoo through the main gate. We first visited the tank, the water of which was green. Ducks, fish, cranes and other water birds were swimming happily on its surface. They presented a very beautiful sight. Then we saw the monkeys. They climbed up the trees and swung from their branches. तो इसी प्रकार से सब लिख लीजिएगा। ठीक, आप अच्छे से इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं अगले वाले पे। तो इस प्रकार से ये 4 नंबर और ये 6 नंबर। ठीक, ये वाला 4 नंबर आपको हुआ, जिसमें से मैंने कौन कराया, ये क्रिकेट वाला। फिर ये आपका 6 नंबर हुआ, 6 4 10 इधर और उधर ना, इन दोनों में से एक करना था, तो मैंने ये दोनों ही करवा दिया है। तो जो आपको छोटा लगे वही आप करेंगे, तो
6 नंबर आपको मिलेगा। अगला है ग्रामर पोर्शन। फिर क्या है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो देखिए पहला नरेशन है, पहला आपको नरेशन दिया है कि मोहन सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो आइए पहले इसे लिखते हैं अच्छे से, उसके बाद समझते हैं। मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट आर यू डूइंग। मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट आर यू डूइंग। इसमें क्या कह रहा है कि मोहन मुझसे कहता है। कौन कहता है? मोहन। कौन मुझसे कहता है? मोहन कहता है। ये आपका क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो मोहन मुझसे कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मोहन मुझसे कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले ये देखिए कौन सा सेंटेंस है। ये व्हाट से शुरू है, एकदम क्लियर। क्वेश्चन मार्क लगा है, एकदम क्लियर। तो मतलब यह WS टाइप सेंटेंस है। और जब भी WS टाइप सेंटेंस आता है और यहाँ पर सेड आता है, तो सेड का चेंज हो जाता है आस्क्ड में। किस में हो जाता है? आस्क्ड में। किस में होता है? आस्क्ड में। और जो आगे है वो तो वैसे ही रहेगा, तो मोहन आस्क्ड, ये टू हट जाएगा, मी जैसे है वैसे रहेगा। तो मोहन आस्क्ड मी, क्या होगा? मोहन आस्क्ड मी, मोहन आस्क्ड मी। उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा, जब WS टाइप, अर्थात जब आपका सेंटेंस किससे शुरू हो? व्हाट से, हाउ से, व्हेन से, वर से, वेयर से, ये सब से शुरू हो जब सेंटेंस, तो इसी से ये जुड़ जाता है, कामा इन्वर्टेड कामा हट के। ठीक, इसी से जुड़ जाता है। तो लिखेंगे तो व्हाट, क्या लिखेंगे? व्हाट। तो मोहन आस्क्ड मी व्हाट। उसके बाद ये सिंपल सेंटेंस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सिंपल सेंटेंस में। तो यू आपका सेकंड पर्सन, और जब भी यू यहाँ पर दिखेगा तो वो हमेशा इसके पास आता है। किसके पास आता है? इसके पास। तो यू है, जब मी के पास आएगा तो यू कौन सा है? सब्जेक्ट है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो मी का भी जो सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। यू आपका सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए जो मी का सब्जेक्टिव केस होगा वो लिखा जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब ये कौन सा टेंस है? इज एम आर, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट में आई एक वचन माना जाता है, इसलिए आई के साथ क्या लगेगा? वाज। ठीक, आई वाज। उसके बाद डूइंग, आई वाज डूइंग, फुल स्टॉप। तो मोहन आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ये आपका चेंज हो गया। ठीक, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा। तो ये पहला था ग्रामर पोर्शन का। अब सेकंड क्वेश्चन आपका कहा है, वाई डिड ही नॉट हेल्प मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। किसमें? पैसिव वॉइस। वाई डिड ही नॉट हेल्प मी क्या है, देखते हैं। वाई डिड ही नॉट हेल्प मी, वाई डिड ही नॉट हेल्प मी। ठीक, ये भी देखिए WS टाइप है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज, ये कौन सी सहायक क्रिया है? डिड। और डिड जहां आता है तो वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको इतना ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इतना सिंपल बना देंगे आपके लिए एक्टिव पैसिव नरेशन ना, आप कहेंगे वाह सर क्या बात है। इसलिए लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं ग्रामर का एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से समझाऊँगा, फिर नरेशन समझाऊँगा, ट्रांसलेशन समझाऊँगा। अच्छे से सभी चीज़ आप अच्छे से पेपर में करके आएंगे, फोड़ के आएंगे इंग्लिश का पेपर, ये मेरी पूरी गारंटी है ना बचवा। तो आइए देखते हैं। तो जहाँ भी आपको डिड दिखाई दे, क्या दिखाई दे? डिड दिखाई दे, आपको हमेशा उसे चेंज करके वाज या तो वर में लिखना है। क्या लिखना है? वाज या तो वर में लिखना है। और ये डिसाइड किससे होगा कि वाज लिखे कि सर कि वर लिखे, वाज लिखे कि वर लिखे, तो ये डिसाइड होगा इससे। किससे डिसाइड होगा? इससे। तो मी जब इधर आएगा तो बनेगा आई,
मी जब इधर आएगा तो आई बनेगा, और आई को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या माना गया है, तो आप कहेंगे सर एक वचन, और एक वचन के लिए क्या लगता है तब वाज, और बहुवचन के लिए वर, अर्थात ही सी इट और एक व्यक्ति का नाम और आई के साथ यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। चूंकि आई आया तो आई लिखेंगे, पहले आई लिख दिया, ठीक। और ये जो वाई है तो वाई ऐसे ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, वाई ऐसे ही रहेगा, वाई। उसके बाद ये पास्ट में क्या इसमें चेंज होगा, डिड जब भी आएगा तो वाज वर में, तो वाई वाज, वाई वाज। चूंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही होगी, तो वाई वाज अच्छे से लिख देते हैं, वाई वाज आई, वाई वाज आई, और ये नॉट है तो नॉट लगेगा, ठीक। आई वाई वाज आई नॉट, और ये हेल्प फर्स्ट फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा हेल्प्ड, तो वाई वाज आई नॉट हेल्प्ड बाय, ही का चेंज हो जाता है हिम में, उसके बाद क्वेश्चन में, तो वाई वाज आई नॉट हेल्प्ड बाय हिम, तो ये आपका हो गया क्या, पैसिव वॉइस चेंज, ठीक। पैसिव वॉइस चेंज हो गया, जब पैसिव वॉइस चेंज हो गया तो आपको 2 नंबर इससे मिल गया है, 2 4 नंबर आपका कंप्लीट, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, 4 नंबर हुआ। आइए चलते हैं अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर सी इसका दिया है पंक्चुएशन, क्या दिया है पंक्चुएशन, पंक्चुएट द फॉलोइंग, कहा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। देखिए नरेशन ही दिया है, बस नरेशन कैसे लिखा जाता है अभी हमने किया था, देखिए नरेशन कैसे लिखा गया था, यहाँ पर लिखा गया था कैपिटल था पहला लेटर, तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर क्या स्मॉल दिया है तो ये गलत है, फिर सेड टू मी, फिर कामा यहाँ पर लगा था, यहाँ इन्वर्टेड कामा था तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो ये गलत है, फिर वाट यहाँ देखिए ये कैपिटल था कामा इन्वर्टेड कामा के बाद, यहाँ पर डू जो है स्मॉल है तो ये सही करना है, फिर चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो मतलब एस और नो टाइप का क्वेश्चन है, और जब एस और नो टाइप का क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए जो कि नहीं आया है, इसलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो ये सब लगाना है तो बस 2 नंबर मिल जाना है। तो आइए देखते हैं दिया है क्या, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, प्रश्न है आपका, प्रश्न है थर्ड, द टीचर said to the students do not make a noise in the क्लास, ऐसे दिया है। अब इसे हम सुधारते हैं, बताया ना नरेशन है, नरेशन तो बनाते हैं, द कैपिटल हो जाएगा तो द टीचर, उसके बाद सेड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पर कामा और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा, उसके बाद डू आपका कैपिटल हो जाएगा तो डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास, फुल फिर क्वेश्चन मार्क और कामा इन्वर्टेड कामा बंद, तो ऐसे लिख देंगे, आपको इस पर 2 नंबर मिल गए। क्लियर। लास्ट है ट्रांसलेशन, लास्ट आपका क्या है ट्रांसलेशन, तो आइए अब ट्रांसलेशन सीखते हैं कैसे करेंगे ना। तो ट्रांसलेशन आपका क्या है, ट्रांसलेशन है आपका कल मैं, क्या है कहाँ गया, कल मैं विद्यालय जाने वाला था, थोड़ी ही देर में वर्षा होने लगी, चारों ओर अंधकार छा गया, मौसम इतना खराब हो गया कि मैं विद्यालय नहीं जा सका ना। तो आइए करते हैं इसका ट्रांसलेट। ठीक, तो आइए करते हैं।
देखिए कल, कल का इंग्लिश क्या होगा, स्टरडे ना, ये है क्या आपका ट्रांसलेशन, कल का हो गया स्टरडे, स्टरडे। उसके बाद मैं विद्यालय जाने वाला था, तो आई वाज क्या होगा, आई वाज अबाउट, वाला, जहाँ वाला आता है उसका मतलब अबाउट टू, क्या होगा, अबाउट टू का प्रयोग होगा। स्टरडे आई वाज अबाउट टू गो टू स्कूल, स्टरडे आई वाज, और था है, था का वाज होता है, तो आई वाज अबाउट टू गो टू स्कूल, ठीक। स्टरडे आई वॉज अबाउट टू गो टू स्कूल, इतना है। फिर थोड़ी ही देर में वर्षा होने लगी, अचानक होने लगी, तो मतलब जब अचानक होने लगी तो ये पास्ट इंडेफिनिट, और जब पास्ट इंडेफिनिट तो सेकंड फॉर्म। तो इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड, हाँ, इट स्टार्टेड रेनिंग ए लिटिल वाइल, वाइल मतलब थोड़ी, हाँ, वाइल लेटर, थोड़ी देर ना, फुल स्टॉप। आगे फिर क्या क्या है कि चारों ओर अंधकार छा गया, फिर पास्ट फिर ना, तो डार्कनेस स्प्रेड ऑल अराउंड, डार्कनेस, डार्कनेस स्प्रेड, स्प्रेड मतलब छा गया या फैल गया, स्प्रेड ऑल अराउंड, फुल स्टॉप। उसके बाद मौसम इतना खराब हो गया कि मैं विद्यालय नहीं जा सका, मौसम इतना खराब हो गया, अर्थात द वेदर बिकेम सो बैड, द वेदर बिकेम सो बैड, हाँ, सो बैड दैट आई, ठीक, दैट आई कुड नॉट गो टू स्कूल ना। तो ये आपको कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आया था, कितने नंबर का, 4, तो इससे आपको कितना नंबर मिला, 4, तो 4 2 6 2 8 10 नंबर आपको इस ग्रामर वाले पोर्शन से मिल गया। अब आइए चलते हैं आगे वाले, आगे है क्वेश्चन आंसर आपका है, क्या है आगे, क्वेश्चन आंसर है, ये 5वां नंबर लिटरेचर से, कहाँ से आपका, लिटरेचर से क्वेश्चन आंसर है। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर ना। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, मंडेलाज का ओपिनियन क्या था, अच्छे सेहत का। तो ये आपके पास आपका आंसर है, लिखेंगे क्या, देखिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, लिखना है ही आल्सो गोज ऑन कंपेयर द वेल्थ ऑफ gems and minerals, but then he feels the people of his nation are the greatest compared to any other form of wealth, ठीक। तो इतना लिख चुके, देख चुके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है, ही आल्सो गोज ऑन कंपेयर द वेल्थ ऑफ जेम्स एंड मिनरल्स, बट देन ही फील्स द पीपल ऑफ हिज नेशन आर द ग्रेटेस्ट कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ वेल्थ। इसके आगे थोड़ा और लिखना है, क्या है, यह है हेंस ही लेज ग्रेट, हाँ, emphasize on people and their power to change the system and bring in
समथिंग गुड। तो इतना आप कर देंगे, आपको ये 3 नंबर मिल जाएगा। और 2 करना है, किन्हीं 2 क्वेश्चन को करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो ये अथवा वाला था, तो मैंने पहला करवाया, तो सेकंड वाला छोड़िए। अब दूसरे पे आइए। दूसरा है हाउ डू द पीपल कुक डिफरेंट, या हिंदू मेन स्ट्रीम। और दूसरा है वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। तो आइए देखते हैं अपना मेंटेन ए डायरी वाला क्वेश्चन ना, एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। तो देखते हैं मेंटेन ए डायरी वाला। तो ये आपका है क्वेश्चन, वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी ना। तो ये देखिए आंसर, एनी wants to keep a diary because Annie wants to keep a diary because she feels that she has no true and sincere friend with whom she could share her secrets. She believed that she could do so with her diary, who would act as her best friend. ठीक, तो आप इतना लिखेंगे 3 नंबर ये, तो 3 और 3 6 नंबर आपका कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, और ना लिए हो तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। यह है आपका स्क्रीनशॉट, अच्छे से ले लीजिए। ठीक, देख लीजिए। आगे चलते हैं। अगला है आंसर द फॉलोइंग वन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। पहला, ब्रिंग आउट लेंचोज इम्यून फेथ इन गॉड। ये तो ये लिखना है। या क्या लिखना है, व्हाट आर द वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। तो मैं आपको पहला वाला करवाता हूँ, जो कि आपको कितना नंबर का है, कितने नंबर का है आपका, 4 नंबर का। तो ये 4 नंबर का है। तो आइए देखते हैं, ब्रिंग आउट द लेंचो इम्यून फेथ इन गॉड। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। देखिए, ये है आपका आंसर, ब्रिंग अबाउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड का है। लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, दिस इज विजिबल when his crops got destroyed and he had no means of earning a livelihood. In such a situated, Lencho believed that God is the only one who will help him, so he wrote a letter to him asking him to send 100 pesos so that he could sow his field again. He dropped the letter in the mail. उसके आगे फुल स्टॉप करके नीचे से, लेटर when Lencho received the letter with the money 70 pesos, he could not believe that God had made a mistake. He blamed the post office workers for the lack of complete money but did not find fault in God. तो ये आपका हो गया 6 नंबर। कितना नंबर, 4 नंबर का। तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, आपको एकदम पास से दिखा दे रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 7वां, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द एजू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिचुअल इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये आपको करना है 3 नंबर का, मतलब टाइगर इन द जू का आपको समरी लिखना है एक प्रकार से। या तो आप 4 लाइन की कोई कविता लिख दीजिए। राइट 4 लाइन्स इन एनी पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिव इन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में ना आया हो उसमें से आप उसे छोड़ करके कोई 4 लाइन की कविता आप लिखिए। ठीक, तो ये आप कर लेंगे। अगला है सेंट्रल आइडिया ना, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। ए टाइगर इन द जू पर, दूसरा है द ट्रीज पर, और चौथा है फॉग पर, तीसरा है फॉग पर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए टाइगर इन द जू। तो आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया। तो दोस्तों देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है। आइए, यह देखिए सेंट्रल आइडिया आपके पास है। लिखना क्या है, इन दिस पोएम
In this poem, A Tiger in the Zoo, the poet tries to depict the poor condition of a caged tiger. He contrasts and compares the life of a caged tiger with a tiger living in natural habitat. Habitat, a jungle. Through the poem, the poet tries to convey that wild animals should be allowed to live freely in their natural habitat. Freedom is loved by all living beings and not just by human beings. The life of captivity breeds rage, इंटोलेरेंस एंड स्ट्रेस। ठीक, तो यही आपको लिखना था। उसका हिंदी भी नीचे है, आप इसका पढ़ के अर्थ समझ सकते हैं ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला 3 नंबर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगला है फिर 3 नंबर का, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। कोई एक करना है जिससे आपको कितना मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। तो दोनों में से एक करना है, तो आइए एक देखते हैं। ये है आपका आंसर, भोलीज फादर राम लाल वॉज वरीड फॉर भोली बिकॉज शी वॉज एन ugly and dumb girl. She had pock marks on her face and stammered while speaking, which might become a hurdle in her marriage. तो आप ये लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक, आंसर एनी द फॉलोइंग अबाउट एनी 60 वर्ड्स। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें का पहला वाला भाग देखते हैं क्या, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ माटीलाल। तो माटीलाल का कैरेक्टर स्केच बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। यह है आपका, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ माटीलाल। ठीक, तो आंसर है, माटीलाल इज द यंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ मिस्टर रोजेल, ए क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। शी इज प्राउड ऑफ हर एलिगेंट ब्यूटी एंड थिंग्स शी इज ए विक्टिम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड अर्नी ऑफ फेथ. So she is always unhappy with her husband's poverty. She feels she has been deprived of the comforts and luxurious which she might have enjoyed by marrying a rich man. Full stop. फिर the loss of the nickel proves a turning point in the development of her characters. Before the loss of the knuckles, she is a thoughtless, ungrateful, proud beauty, unhappy with the poverty of her husband. After the loss, she becomes a mature, humble, and grateful wife who can gladly sacrifice every pleasure to get her husband out of his financial misery. तो ये आपका है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपका इंग्लिश का पेपर हुआ पूरी तरह से समाप्त। तो फिर मिलते हैं। इसी तरह आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। हाँ, मैं आपके लिए वह वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी तरह से प्रयास करूँगा। हाँ,
तो आप सभी की डिमांड पर ये इंग्लिश का पेपर आज शाम 7 बजे से चलना प्रारंभ होगा और आप लोग अच्छे से इसे व्यूज़ कीजिएगा, देखिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।